यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं हम डेवलपमेंट की थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ही हमारा 16th लेक्चर रहेगा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की, यानी कि फ्रॉइड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है उसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। देखिए, इस थ्योरी को स्टार्ट करूं मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक हम कर रहे हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड ये 18 टॉपिक्स मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को करवा चुकी हूं। तो देखिए, ये 18 टॉपिक्स नहीं है, ये लगभग 30 वीडियोस हो चुकी हैं। हम जो थ्योरीज कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड ये 30 वीडियोस हैं। तो आप इनको सभी को देखिएगा, क्योंकि टोटल आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया है। तो देखिए, सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और फाउंडर रहे हैं वो किसके? साइको एनालिसिस के, जो कि ह्यूमन पर्सनैलिटी को समझने का टोटली इंटायरली एक न्यू अप्रोच है। ठीक है, साइको एनालिसिस क्या होता है, यानी कि मनोविश्लेषणवाद क्या है, ये मैंने आप लोगों को जब संप्रदाय करवाए थे साइकोलॉजी के, उसमें आप लोगों को डिटेल में करवाया हुआ है। उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति की जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं, यानी कि बचपन के जो अनुभव होते हैं, स्पेशली जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, किस तरह के उसके रिलेशनशिप रहे हैं, वो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात की है। उनका मानना है कि बच्चों को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, और बाल्यावस्था के दौरान वो 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के थ्रू गुजरते हैं, जो आगे एक एडल्ट पर्सनैलिटी को शेप देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉइड के द्वारा जो 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस की बात की गई है उनको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस थ्योरी में जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुई हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन सी वो 3 टर्म्स हैं, यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहली है लिबिडो। देखिए, लिबिडो पर फ्रॉइड ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। लिबिडो क्या है? लिबिडो इज नथिंग बट द सेक्सुअल एनर्जी, जो कि हर स्टेज में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उन्होंने इसको प्राइमरी फोर्स कहा है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करती है। और जो है, फ्रॉइड का मानना है कि व्यक्ति की जितनी भी डिजायर्स होती हैं उन सब का सोर्स क्या है? लिबिडो। नेक्स्ट टर्म है फिक्सेशन। देखिए, आपको हर स्टेज में ये फिक्सेशन वर्ड सुनाई देगा। तो फिक्सेशन का मतलब क्या होता है, ये आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। फिक्सेशन का मतलब जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल अर्ज है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, अगर वो स्टक हो जाती है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पर वो रुक जाती है, तो उसको इन्होंने फिक्सेशन कहा है। नेक्स्ट टर्म है इरोजिनस जोन। देखिए, इरोजिनस जोन का मतलब क्या है? बॉडी का वो एरिया, बॉडी का वो पार्ट जो कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के प्रति सेंसिटिव होगा। ठीक है, उसको इन्होंने इरोजिनस जोन मिला है, यानी कि बॉडी का वो पार्ट जिसमें बच्चे को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। और फ्रॉइड का मानना है कि ये जो इरोजिनस जोन है ये हर स्टेज पर डिफरेंट होगा, हर स्टेज का डिफरेंट इरोजिनस जोन रहेगा। फ्रॉइड ने ह्यूमन माइंड को आइसबर्ग के मेटाफोर से कंपेयर किया है, यानी कि उन्होंने माइंड की 3 लेवल्स की बात की है। कौन कौन सी? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, ये 3 लेवल्स उन्होंने माइंड के बताए हैं। तो यहाँ पर ये जो आइसबर्ग दिखाई दे रहा है, इसमें जो टॉप आइसबर्ग है ये क्या है? कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जो सबमर्ज पार्ट है ये है प्री कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो क्या है? अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो फ्रॉइड ने माइंड के 3 लेवल्स की बात की है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। यानी कि मन की तुलना उन्होंने बर्फ से की है। यानी कि जैसे अगर बर्फ को अगर आप पानी में डालेंगे तो उसका जो 90% भाग है वो पानी के अंदर रहता है, ये 90% पार्ट है। जो 10% भाग है वो पानी से ऊपर रहता है, जिसको उन्होंने कॉन्शियस माइंड का नाम दिया है। और जो सब कॉन्शियस है वो क्या है? इन दोनों के बीच की अवस्था है। किसके बीच की? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच की जो अवस्था है उसको उन्होंने सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस
जिसको हिंदी में हम कहेंगे अर्धचेतन मन। अब कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है, इनको हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की। तो देखिए कॉन्शियस माइंड में हमारे थॉट्स और परसेप्शंस आ जाते हैं। ये लॉजिक से रिलेटेड होता है, यानी कि हर चीज को हम अवेयर होकर करते हैं। जो भी हम काम करते हैं उसके प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, अवेयर रहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे थॉट्स, परसेप्शंस, हमारा मेंटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कॉन्शियस माइंड करता है। जैसे अगर आप पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो बिल्कुल आप अवेयर होकर हर काम करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये कॉन्शियस माइंड है। इसके बाद है प्री कॉन्शियस माइंड। देखिए इसको सबकॉन्शियस भी कह सकते हैं, यानी कि अवचेतन अवस्था या अर्धचेतन अवस्था हिंदी में कहेंगे, जिसमें हमारी मेमोरीज और स्टोर्ड नॉलेज होती है। जो नॉलेज या मेमोरीज होती है उनको हम कॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं जब हम चाहें। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कार चलाना सीख चुके हैं, आपको गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से आता है। तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप अपने हर मूवमेंट को नोटिस नहीं करते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही कोई भी सिचुएशन आती है आप तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। कब आप गियर चेंज कर रहे हैं, कब आप क्लच को दबा रहे हैं, बगल वाले व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं, बैठा है जो आपके साथ में उससे भी बात कर रहे हैं, फोन पर भी बात कर रहे हैं। और ये सारी जो क्रियाएं हैं, कब गियर चेंज करना, कब क्लच दबाना, कब स्पीड को कम या ज्यादा करना, ये ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि ये हमारी माइंड में बैठ चुकी है, हमारी सिक्स सेंस में जा चुकी है, ठीक है। यानी कि ये हमारी हैबिट बन चुकी है, तो ये ऑटोमेटिक होती है जैसे ही कोई भी सिचुएशन आती है। तो जो हैबिट्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण होती हैं। जैसे अगर हम खाना खाने की बात करें, अगर आप अंधेरे में भी खाना खा रहे हैं तो आपका जो हाथ है वो आपके मुंह की तरफ ही जाएगा, आपकी नाक में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। इसके बाद है अनकॉन्शियस माइंड। देखिए अनकॉन्शियस को हिंदी में हम कहेंगे अचेतन मन। तो अनकॉन्शियस माइंड पर फ्रॉइड ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। उनका मानना है कि हमारे बचपन की जो इच्छाएं थी, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे, वो दब गए थे किसी कारण से, जिनको हम पूरा नहीं कर पाए थे, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। हमारी पेनफुल मूवमेंट्स, हमारी पेनफुल मेमोरीज, हमारे फियर, हमारी सेल्फिश मोटिव्स, हमारी इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, हमारी प्रवृत्तियां, ये सारे हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होते हैं। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। फ्रॉइड का मानना है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो ही हमारे बिहेवियर और हमारी पर्सनैलिटी को शेप देता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये सारी चीजें उसके व्यवहार में झलकती हैं। तो ये था फ्रॉइड का आइसबर्ग मॉडल, जिसमें उन्होंने ह्यूमन माइंड को आइसबर्ग के मेटाफोर से कंपेयर करने की कोशिश की है। देखिए फ्रॉइड का आइसबर्ग मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव, किसी भी टीचिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रॉइड से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि उनके द्वारा बताए गए हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। तो देखिए यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ईड, ईगो, सुपर ईगो को बिल्कुल डिटेल में मैं फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिक थ्योरी है पर्सनैलिटी की, उसमें मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ। यहाँ ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ईड, ईगो, सुपर ईगो का मतलब क्या है। तो ईड क्या है, देखिए ईड का मतलब आई वांट दैट राइट नाउ। देखिए जो ईड होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है। अगर आप लोगों ने न्यू बोर्न बेबी की पर्सनैलिटी को देखा होगा तो वो क्या है, ईड है, ठीक है। यानी कि वो अपनी हर नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है बाय हुक एंड क्रूक। यानी कि बच्चे को अगर दूध चाहिए होता है तो वो बिल्कुल रोना शुरू कर देगा जब तक उसको दूध नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गलत या सही तरीके से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना, ये क्या है, ईड है। ईड किस पर काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि उसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। और सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो का मतलब गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। यानी कि जो सुपर ईगो है वो टोटली मोरलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। वो कहता है कि जो गलत है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही कार्य ही करना चाहिए। वो टोटली मोरलिटी, वैल्यूज बेस्ड है। और ईगो क्या है, लेट्स फिगर आउट अ वे वर्क टुगेदर। यानी कि इन दोनों के बीच, ईड और सुपर ईगो के बीच क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, ईगो करता है। एक मीडिएटर का काम करता है, रियलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। यानी कि थोड़ा सा ईड को झुका देता है, थोड़ा सा सुपर ईगो को। तो ईगो का मेन मकसद क्या होता है, ईड को सेटिस्फाई करना, लेकिन साथ ही सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उनको भी फॉलो करना होता है। तो एक बैलेंस बनाने का काम करता है ईड और सुपर ईगो के बीच। तो ये था ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब हम बात करेंगे फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में जो 5 स्टेजेस बताई गई हैं उनकी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात फ्रॉइड के द्वारा की गई है वो कौन कौन सी है। पहली स्टेज है ऑरल स्टेज, दूसरी है एनाल स्टेज, थर्ड है फॉलिक स्टेज,
इसके बाद है लेटेंसी स्टेज और 5th नंबर की स्टेज है जेनाइटल स्टेज। तो फ्रॉइड के द्वारा जो 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस की बात की गई है, इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। पहली है ऑरल स्टेज। तो देखिए इस स्टेज की अगर हम एज रेंज की बात करें तो क्या है, बर्थ टू 1 ईयर्स। इरोजिनस जोन क्या रहेगा, माउथ, यानी कि वो एरिया, वो बॉडी पार्ट जो एक बच्चे को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सेक्सुअल फीलिंग देता है। तो अगर हम इस स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में जो इन्फेंट होता है वो ओरल प्लेजर उसको किसके थ्रू मिलता है, सकिंग, बाइटिंग, टेस्टिंग, यानी कि हर चीज को वो सक करने की कोशिश करता है, माउथ में डालने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चे के पास अगर आप कुछ भी चीजें डाल देंगे, कुछ खिलौने डाल देंगे, कुछ भी देंगे, तो हर चीज को उठाकर मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो जो बच्चा है वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ऐसा करने से उसको प्लेजर और कंफर्ट मिलता है। ठीक है, अपने वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है, अपने वर्ल्ड से इंटरेक्ट होने की कोशिश करता है थ्रू द माउथ। ये कौन कह रहे हैं, फ्रॉइड कह रहे हैं। ठीक है, अब फ्रॉइड का मानना है कि अगर इस स्टेज में कोई साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो किसके कारण होगा, यानी कि बच्चे के जो रिलेशनशिप है वो उसके पेरेंट्स और उसके प्राइमरी केयर गिवर्स के साथ किस तरह के हैं, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को ओवर फेड किया जाता है, या तो बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, या उसका जो नरिशमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, तो यहाँ पर इस स्टेज में एक ऑरल फिक्सेशन डेवलप होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बच्चा रुकावट महसूस करेगा और उसके व्यवहार में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, जैसे कि वो ओवर ईटिंग, स्मोकिंग और बाइटिंग देयर नेल्स, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की हरकतें वो करने की कोशिश करेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है अनाल स्टेज। देखिए अनाल स्टेज की अगर हम बात करें तो एज रेंज क्या रहेगा, 1 to 3 ईयर्स। इरोजिनस जोन क्या रहेगा, एनएस एंड ब्लैडर, यानी कि इरोजिनस जोन जो है माउथ से शिफ्ट होकर किस पर आ गया है, एनएस एंड ब्लैडर। तो फ्रॉइड का क्या मानना है, फ्रॉइड का मानना है कि इस स्टेज में जो प्राइमरी फोकस रहता है वो बाउल मूवमेंट पर कंट्रोल करना बच्चे को सिखाया जाता है। साथ ही बच्चे को टॉयलेट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पर बच्चे को दी जाती है ताकि बच्चे में एक इंडिपेंडेंस की सेंस पैदा हो। तो इस स्टेज में बच्चे को बाउल मूवमेंट और टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर बच्चा ये सारी चीजें नहीं सीख पाता है तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। तो फ्रॉइड का मानना है कि यहाँ पर अगर पेरेंट्स बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा, यानी कि उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर बच्चे में फिक्सेशन डेवलप हो जाएगा और बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलप होगी वो किस तरह की रहेगी, देखिए किस तरह की पर्सनालिटी डेवलप होगी, एनाल रिटेंटिव। ठीक है, एनाल रिटेंटिव पर्सनालिटी यहाँ पर बच्चे की डेवलप होगी, जिसके कारण बच्चा बहुत ही ऑर्डरलीनेस, ऑब्सेसिव और स्टिंगीनेस रहेगा। यानी कि स्टिंगीनेस का मतलब बहुत ज्यादा कंजूस होगा, 1 रुपया भी उसको खर्च करना होगा तो बहुत सोच समझ के करेगा, ऑर्डर्स के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। अगर पेरेंट्स बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रति बहुत ज्यादा लीनियंट है तो यहाँ पर बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलप होगी वो किस तरह की रहेगी, एनाल एक्सपल्सिव। ठीक है, एक्सपल्सिव पर्सनालिटी यहाँ बच्चे की डेवलप होगी, जिसके कारण जो बच्चा होगा वो बहुत ही डिसऑर्गेनाइज हो सकता है, रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, सेल्फ कंट्रोल उसका नहीं रहेगा, बहुत मैसी या डिसऑर्गेनाइज वो हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज है फॉलिक स्टेज। देखिए फॉलिक स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज रेंज रहेगी 3 to 6 ईयर्स और इरोजिनस जोन रहेगा जेनाइटल्स, यानी कि यहाँ पर जो सेक्सुअल इंपल्सिस हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं फ्रॉम एनस टू जेनाइटल। तो देखिए प्राइमरी फोकस किस पर रहता है, बच्चे का जेनाइटल एरियाज पर। बेसिकली यहाँ पर बच्चे को डिफरेंस समझ आने लगता है मेल और फीमेल के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेज में अगर कोई साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो फ्रॉइड का मानना है कि जो बच्चा है उसका अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति रहेगा और सेम सेक्स पेरेंट के प्रति उसकी जो फीलिंग रहेगी वो राइवलरी या जेलसी की रहेगी। तो फ्रॉइड ने इसको क्या नाम दिया है, उन्होंने इसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स फॉर बॉयज और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फॉर गर्ल्स, यानी कि जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है वो बॉयज एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो बच्चे जो बॉयज होते हैं उनका अपनी मदर के प्रति स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहता है, अपने फादर को वो एज अ राइवल, एज अ कॉम्पिटिटिव फील करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स एक्सपीरियंस करती है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो गर्ल्स होती है उनका अपने फादर के प्रति स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहता है, अपनी मदर को वो एज अ राइवल, एज अ कॉम्पिटिटिव देखती है। तो फ्रॉइड का मानना है कि अगर इस स्टेज में फॉलिक फिक्सेशन हो जाता है तो मैन और वीमेन यानी कि दोनों के लिए नेगेटिव आउटकम्स रहेंगे, यानी कि बच्चे किस तरह के होंगे, सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी कि अपने बारे में सोचेंगे, उनका सेल्फ वर्थ कम रहेगा, साइनेस वो फील करेंगे, यानी कि हर काम को करने में उनको शर्म महसूस होगी। नेक्स्ट स्टेज है लेटेंसी स्टेज।
देखिए इसका अगर हम एज रेंज की बात करें तो एज रेंज है 6 टू प्यूबर्टी और इरोजिनस जोन रहेगा सेक्सुअल फीलिंग्स आर इनएक्टिव। देखिए यहाँ पर जो सेक्सुअल फीलिंग्स होंगी बच्चे की वो इनएक्टिव हो जाती है, सुप्रेस हो जाती है, दब जाती है। लेटेंट का मतलब ही क्या होता है, हिडन। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, यानी कि इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो सेक्सुअलिटी से हटकर किस तरह की सोशल और कॉग्निटिव स्किल्स यहाँ पर बच्चे में डेवलप होती है। इस स्टेज में बच्चे जो है किस तरह की एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलना, नई नई चीजें सीखना, नई चीज को एक्सप्लोर करना, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉइड का मानना है कि ये जो स्टेज है तो यहाँ पर कोई मेजर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ बच्चे की लाइफ में नहीं होता। कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस हो सकते हैं सोशलाइजेशन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कोई बड़े या मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ बच्चे की लाइफ में नहीं होते हैं सेक्सुअलिटी या पेरेंट चाइल्डहुड रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पर इस स्टेज में अगर फिक्सेशन डेवलप होता है तो बच्चे में जो है इमेच्योरिटी की फीलिंग आ जाएगी, यानी कि आगे जो वो अपनी इंटर रिलेशनशिप बिल्डअप करने में असमर्थ हो। नाउ लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इज जेनाइटल स्टेज। वट इज द एज रेंज एंड इरोजिनस जोन। तो एज रेंज की अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी टू डेथ रहेगा और इरोजिनस जोन रहेगा मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर बच्चे में दोबारा से सेक्सुअल इंटरेस्ट पैदा हो जाएंगे, ये रीअवेकन हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल होगा उसमें सेक्सुअल फीलिंग्स दोबारा से डेवलप हो जाएंगी, स्पेशली जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति। तो फ्रॉइड का मानना है कि जेनाइटल स्टेज में अगर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो किसके कारण आता है, यानी कि जो किशोर बच्चा है वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को भी पूरा करने की कोशिश करना चाहता है, अपनी मेच्योरिटी की जो नीड है उसको भी फॉर्म करना चाहता है, इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। तो इन सारी चीजों के कारण साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है उसकी लाइफ में। तो जो इंडिविजुअल जो है इस स्टेज में जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उनको नेविगेट करने में एनेबल रहता है, यानी कि उनको नेविगेट नहीं कर पाता तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम उसकी लाइफ में डेवलप कर सकती है। लेकिन कोई इंडिविजुअल अगर ऊपर की जो चारों स्टेजेस हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर लेता है, तो वो किस तरह का रहेगा, वेल एडजस्टेड, केयरिंग और सिक्योर इंडिविजुअल्स एट दिस स्टेज, यानी कि वो वेल एडजस्टेड रहेगा, अपने रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग रहेगा और सिक्योर फील करेगा इस स्टेज में। तो दोस्तों ये थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस जो कि फ्रॉइड के द्वारा बताई गई हैं। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। देखिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है, तो कौन कौन से रीजन है जिसके कारण इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंसेस। देखिए अनुभवजन्य तथ्यों का अभाव है। क्यों है, क्योंकि फ्रॉइड की जो ये थ्योरी है ये केस स्टडीज और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, यानी कि जो कि सब्जेक्टिव है, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता लार्ज पॉपुलेशन पर, क्योंकि यहाँ पर एम्पिरिकल एविडेंसेस नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट जैसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात उन्होंने की है या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात की है, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो क्या है, एम्पिरिकल एविडेंसेस की कमी रही है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। तो देखिए फ्रॉइड ने बहुत ज्यादा इंफसाइज किया है रोल ऑफ बायोलॉजी एंड इनेट ड्राइव्स इन ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, जबकि जो दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, उनको इन्होंने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है ओवर इम्फसाइज ऑन सेक्सुअलिटी। देखिए सेक्सुअलिटी पर बहुत ज्यादा इम्फसाइज किया गया है, यानी कि फ्रॉइड की जो ये थ्योरी है सेक्सुअलिटी पर बहुत ज्यादा इम्फसाइज करती है। सेक्सुअलिटी को ही इन्होंने प्राइमरी मोटिवेटर कहा है ह्यूमन बिहेवियर का, तो इसके कारण भी इनका क्रिटिसिज्म हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। देखिए डेवलपमेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी वो सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली वीडियो में हम इन थ्योरीज से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।